पेज नंबर 103 103 निकाल लीजिए और क्लास हम शुरू करते हैं। जैसे ही सुहानी लोधी जी, आप माइक म्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। हाँ, भूपेन सोनी जी गुड मॉर्निंग। रीना गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनोज कंसल जी। आज का जो अपना टॉपिक है वो स्नेक बाइट है। जो बरसात के दिनों में कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जी सर, गुड मॉर्निंग। जो स्नेक बाइट से पीड़ित रहते हैं। हाँ, स्नेक बाइट से पीड़ित रहते हैं और उनको इस बात का एहसास होता है कि उनको स्नेक ने काटा है और वो अब जो है वो पानी दुनिया को विदा कर देंगे, ऐसी बात नहीं रहती। स्नेक बाइट के 10 केस में से 1 या 2 ही डेंजर होते हैं, बाकी नॉर्मल रहते हैं। और पानी या पनियल जिसको बोलते हैं, पानी के स्नेक रहते हैं। हर स्नेक में वो पॉइजन नहीं रहता। तो ये बात आप पेशेंट को बता सकते हैं कि ये आप डरे ना, और उसका ट्रीटमेंट वगैरह अपन कैसा क्या है ये सब बुक की सहायता से अपन बताएंगे। टॉपिक छोटा है परंतु बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें से आते हैं। जो क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप बनते हैं तो वो हम बता देंगे कैसे इसमें बन जाते हैं क्वेश्चंस। स्नेक बाइट और लगभग 50 लोग जुड़ चुके हैं, इसलिए अपन गुड मॉर्निंग करणवीर जी। स्नेक बाइट। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इंट्रोडक्शन देखते हैं। शिवराम जी गुड मॉर्निंग। और पेज नंबर 103 निकाल सकते हैं, 103। उसमें जो स्नेक बाइट का है वो अपन बताएंगे। लास्ट टाइम अपन ने इंसेक्ट बाइट शुरू किए थे और खत्म भी कर दिए थे इंसेक्ट बाइट, जिसमें अलग अलग टाइप के इंसेक्ट देखे थे। और ये आज स्नेक बाइट देखेंगे। और इनसे जितनी भी होने वाली बीमारियां हैं वो कहलाती है वेक्टर बॉर्न डिसीज। VICTOR BURN, वेक्टर बॉर्न डिसीज, BURN। वेक्टर बॉर्न डिसीज यानी ऐसी बीमारियां जो कीड़े मकोड़ों के काटने से होती है, जैसे कि मलेरिया वगैरह है। गुड मॉर्निंग गुंजना। तो 103 अगर खोल लिए तो अपन शुरुआत करते हैं स्नेक बाइट की। स्नेक बाइट बुक से तो अपन देखेंगे ही, परंतु गुड मॉर्निंग इंद्रपाल जी। ये पहले बता दें कि जो जहरीले सांप रहते हैं उनके जो टीथ रहते हैं, दांत रहते हैं, उसके पीछे एक ग्रंथि रहती है जो पॉइजन ग्लैंड्स कहलाती है। छोटी थैली नुमा एक ग्रंथि रहती है और वो ग्रंथि का आकार ज्यादा नहीं रहता, केवल किशमिश के बराबर रहता है। जो अपन घरों में मेवा के रूप में यूज करते हैं, किशमिश उतना ही रहता है जो उनके ऊपर वाले टीथ की ऊपर थैली रहती है वहां पर। कई बार अपन डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देखते हैं कि स्नेक ने जो बाइट किया और उसका पॉइजन जो है वो निकलता हुआ दिखाई देता है। तो वो किंग कोबरा या करेंट ऐसे जो स्नेक रहते हैं अलग अलग, वो ही पॉइजन रखते हैं। अब पॉइजन तभी किसी व्यक्ति को चढ़ता है जब वो दांत से इतना काटे कि स्किन को बाइट करते हुए वो सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया में चला जाए। तो यदि डीप फेशिया में जाता है तो वो जल्द से जल्द सर्कुलेशन में जाने के चांसेस रहते हैं। स्नेक बाइट के केस में जो पॉइजन रहता है उसका काम ये रहता है कि अगर एक ड्रॉप पॉइजन भी ब्लड सर्कुलेशन में चला जाए तो वो आरबीसी को बहुत तेजी से किल करने लगता है।
पॉइजन ग्लैंड में कितना मिलीलीटर जहर होता है? मिलीलीटर तो बहुत दूर की बात है, अपन ड्रॉप से इसको काउंट करते हैं। केवल जो है वो 3 से 4 ड्रॉप ही उसमें पॉइजन रहता है, जो एक बार काटने के बाद वो पॉइजन बनने में फिर 1 महीना लग जाता है। यदि एक स्नेक अगर काटता है और उसको पॉइजन उसका वो छोड़ देता है, तो उसके बाद उसको 1 महीना लग जाता है फिर से पॉइजन बनने में। तो स्नेक बाइट के केस में यही रहता है, और ये रेप्टाइल्स कहलाते हैं। और रेप्टाइल्स के जो दांत हैं, टीथ हैं, वो बार बार आते हैं, इसलिए इनको पॉलीफायोडेंट भी कहते हैं। पॉलीफायोडेंट वो एनिमल्स या रेप्टाइल्स होते हैं जिनके दांत जो है वो हमेशा आते रहते हैं। ह्यूमन में ऐसा नहीं रहता है। ह्यूमन में जो है वो एक बार दांत आते हैं दूध के, और मिल्की टीथ कहते हैं उनको, और एक आते हैं परमानेंट 12 साल की उम्र के बाद, और 6 महीने में बच्चों के दांत आना शुरू होते हैं, तो वो कहलाते हैं मिल्की टीथ। जबकि रेप्टाइल्स और अदर एनिमल्स में जो दांत हैं वो पूरे टाइम आते रहते हैं। वाटर लिविंग स्नेक में पॉइजन क्यों नहीं होता? वाटर लिविंग स्नेक से तात्पर्य यह है कि पानी के सांप और अदर सांप तो पानी में सभी रहते हैं, पानी में नहीं तो नमी में रहते हैं, खो में रहते हैं, परंतु उनकी वैरायटी रहती है कि उनमें पॉइजन बनने की प्रोसेस होती ही नहीं है। अलग अलग जो एनिमल्स रहते हैं उनमें पॉइजन की रहती है मात्रा, परंतु जो पानी के सांप हैं उनमें पॉइजन बनने की प्रोसेस ही नहीं होती, मतलब वो पॉइजन बनाते ही नहीं, उनकी बॉडी वो वैरायटी रहती है। तो उन सांप को क्या हालांकि कहते हैं? कीट पतंगे उस कौन से वाले, उनको जिन्होंने पॉइजन बनने की प्रोसेस नहीं होती। हाँ, उनको जो है वो नॉन पॉइजनस स्नेक कहलाते हैं। वो नॉन पॉइजनस स्नेक जो अलग अलग कभी म्यूजियम गए हो तो म्यूजियम में या मछली घर में स्नेक म्यूजियम रहते हैं, उनमें देखते हैं अपन, तो वो उनमें प्रोसेस ही नहीं होती, नॉन पॉइजनस कहलाते हैं। बाकी जैसे कि अभी नाग पंचमी गई, उसमें नाग पंचमी में देखते हैं सपेरे आते हैं, उनके दांत तोड़ के और लेके आ जाते हैं और दूध पिलाते हैं, जबकि स्नेक दूध कभी नहीं पीता, परंतु वो दूध पिलाने के नाम से लेके और दान दक्षिणा लेके चले जाते हैं, उनके दांत तोड़ के लाते हैं। और उसके बाद जो रहता है पूरा पीरियड 2-4 दिन हफ्ते भर करते हैं वो, और उसको अपनी जगह पे वो छोड़ देते हैं, तो उनमें दोबारा दांत आने की प्रोसेस चालू हो जाती है। उसी को इसलिए अपन उसको पॉलीफायोडेंट खत्म नहीं होने वाला है। और ऐसे स्नैक जो बहुत पॉइजनस होते हैं तो वो अपनी बॉडी में क्या पैथोफिजियोलॉजी करते हैं वो अपन बताते हैं। तो जैसे ही पॉइजन जाता है तो उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है जो तेजाब से भी ज्यादा खतरनाक रहता है। वो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो आरबीसी को खत्म करने लगता है। डब्ल्यूबीसी को तो वैसे ही मार देता है, मगर आरबीसी को भी तोड़ने लगता है जो बहुत मजबूत रहती है, और आरबीसी को तोड़ते जाता है। इसी कारण पहला सिम्टम आता है कि जहाँ पे काटा है या जहाँ से काटना शुरू किया वो नीला पड़ने लग जाता है। हमारी बॉडी का कलर रेड इसलिए रहता है कि आरबीसी की मात्रा रहती है, परंतु जैसे जैसे आरबीसी की मात्रा कम होती चली जाती है वैसा वैसा पार्ट नीला पड़ते चला जाता है। तो वो उसका कारण यही रहता है। और आरबीसी अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन के ऊपर डिपेंड करता है, और हीमोग्लोबिन अगर कम होते चला गया तो पेशेंट को ब्रीथलेसनेस या सांस लेने में परेशानी आ जाती है। और आफ्टर ऑल अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कहीं वो जंगल में है, ऐसी सुनसान जगह पे है, घर पे है और कोई मेंबर देख नहीं रहा है, तो वो फिर डेथ भी हो जाती है। तो वो पैथोफिजियोलॉजी के अंतर्गत वो आरबीसी को ही तोड़ता है सबसे ज्यादा, और इसलिए हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब अपन बुक की सहायता से इसमें और डिटेल पढ़ते हैं और बताएंगे कि किस तरह से इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। सर्पदंश एक चोट है जो तब होती है जब सांप ने काट लिया हो। अगर सांप जहरीला हो तो सांप का काटना खतरनाक हो सकता है। इफ द स्नेक इज पॉइजनस दैट इट इज फैटल फॉर द लाइफ इन द ह्यूमन लाइफ। स्नेक बाइट सांप कैसे काटते हैं वो बताया है।
जिन सांपों में जहर होता है उनकी लार ग्रंथि या मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है, और पॉइजन या बाइट के दौरान विष ग्रंथि एक डक्ट के माध्यम से सांप के नुकीले जो फैंग्स होते हैं, फैंग्स का मतलब होता है कि जो दांत रहते हैं उसके पीछे एक गड्ढा नाली जैसी रहती है, वो फैंग्स कहलाती है, वो उसके द्वारा शिकार के उसमें चला जाता है। इन पॉइजन की 4 श्रेणियां कैटेगरी में विभाजित किया गया है, और इनको स्नेक को जो पॉइजन को 4 श्रेणी में 4 डिवाइडेड इनटू 4 टाइप ऑफ द पॉइजन्स। किस तरह से पॉइजन होता है, पहले बाइट प्रोसेस बताएं कि जब कोई को काटता है तो दोनों तरफ से अपना जो डंक है या माउथ खोल के दोनों तरफ से काटता है, उसमें नीचे वाले से कोई इफेक्ट नहीं होता, परंतु ऊपर वाला जब वो काटता है तो वो नुकीला दांत रहता है, और वो दांत के पीछे जैसे लहसुन टाइप का दांत रहता है, उसके पीछे एक नाली टाइप की बनी रहती है, गड्ढा बना रहता है, और उससे बहुत तेजी से जो पॉइजन रहता है वो चला जाता है। दीपेश अहरवार जी माइक म्यूट करें अपना। अब इसमें जो टॉक्सिन जाता है उसमें पहला टॉक्सिन है साइटोटॉक्सिन, या इसी को साइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस लोकल टिश्यू डैमेज, स्थानीय ऊतक का क्षति का कारण बनता है। साइटोटॉक्सिन, साइटो मतलब होता है सेल को क्षति पहुंचाना, और वो सेल जो है वो मान लो किसी को एकदम काटा और उसने देख लिया कि काटने वाला है और थोड़ा सा डिप हुआ, जैसे मच्छर काटता है जरा सा थोड़ा सा, और उसके बाद वो भाग गया या अपन ने भगा दिए, तो वहां का जो सेल्स हैं वो पूरे काले पड़ जाएंगे, तो वो कहलाता साइटोटॉक्सिन, यानी कि सेल का टॉक्सिन। साइटो मतलब होता सेल, तो केवल लोकल सेल को डैमेज करता है, वो वाला कहलाता है पॉइजन साइटोटॉक्सिन। सेकंड आता है हीमोटॉक्सिन, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल ब्लीडिंग, आंतरिक रक्तस्राव का कारण बनता है, और हीमोग्लोबिन अगर टूटते चले जाए तो जितने भी लीवर स्प्लीन इनके जो पार्ट हैं वो डैमेज होने लगते हैं आरबीसी की अनुपस्थिति के कारण, और फिर ब्लीडिंग चालू हो जाती है, तो वो हीमोटॉक्सिन के अंतर्गत आता है। पेशेंट को मुंह से, नाक से और उल्टी वगैरह हो सकती, खून की हीमेप्टिसिस कहलाती है वो, तो ये हीमोटॉक्सिन ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तीसरा रहता है न्यूरोटॉक्सिन, इफेक्ट नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कुछ स्नेक का जो पॉइजन रहता है वो ना तो आरबीसी को तोड़ता और ना ही सेल को वो करता, वो तंत्रिका तंत्र, जो नर्वस सिस्टम हमारी सिर से निकलता है, हम उसको कहते हैं क्रेनियल नर्वस सिस्टम, जो स्पेशल सेंस जो है अपने बॉडी के, आंखें, नाक, माउथ, कान और स्किन, इनको जो है वो डैमेज कर देता है और पेशेंट पैरालाइज्ड हो जाता है, हाथ पैर उसके जो है वो नहीं चल पाते, लकवा लग जाता है, तो वो लकवा लग जाना है पक्षाघात भी बोलते हैं अपन जिसको, या उर्दू में अपन उसको फालिज मारना कहते हैं, तो वो फालिज मार जाता है और पेशेंट को और कुछ भी नहीं होता। इट इज नॉट अ डेंजर फॉर ह्यूमन लाइफ, फैटल नहीं रहता, ये खतरनाक नहीं रहता, परंतु न्यूरोटॉक्सिन होने की वजह से उसको लकवा लगने के चांसेस रहते हैं। चौथा रहता है कार्डियोटॉक्सिन, हृदय को प्रभावित करता है, इफेक्ट द हार्ट, और कई बार हार्ट जो है अरेस्ट भी हो जाता है, जिसको अपन अटैक कहते हैं या हार्ट का रुक जाना कहते हैं, तो ये कार्डियोटॉक्सिन कहलाता है। तो ये 4 तरह के इसके पॉइजन रहते हैं, जिसमें सबसे खतरनाक रहता है कार्डियोटॉक्सिन, क्योंकि वो तुरंत हार्ट को जो है वो प्रभावित करके रोक देता है। दूसरे नंबर का रहता है हीमोटॉक्सिन, हीमोटॉक्सिन जो आरबीसी को तेजी से किल करता है और ह्यूमन के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। चौथे नंबर का रहता है न्यूरोटॉक्सिन, जो पैरालिसिस की कंडीशन कर देता है, ना पेशेंट को बोल सकता ना चल सकता, क्योंकि उसकी बॉडी में आधा अंग का पक्षाघात हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया यानी आधा अंग का पक्षाघात, या पूरा पैराप्लेजिया जिसमें पूरा शरीर पक्षाघात होकर पेशेंट लेट जाता है और फिर हिल डुल नहीं सकता, इस तरह की कंडीशन आती है। अब जो है वो इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है, जिसको अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, वो यही बनता है कि स्नेक के जो पॉइजन है वो कितने टाइप के होते हैं, और ये टाइप लिखे रहते हैं, साइटोटॉक्सिन, हीमोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन, कार्डियोटॉक्सिन, तो एक कोई इसमें से हटा दिया जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइजन है
जो स्नैक में नहीं होता, और उसको अपन फिर देखते हैं कि इनमें से कौन सा वाला नहीं है, और फिर उसको अपन टिक करते हैं कि हाँ ये वाला नहीं है करके। वो ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन था। अब अपन देखते हैं कि जो स्नैक है वो काटता है तो कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर होते हैं। फर्स्ट रहता है पंचर मार्क एट द वुंड, छिद्रित घाव। जहां पर उसने काटा है वहां पर देखेंगे कि दो तीन ऐसे छेद टाइप के बन जाते हैं, और वो छेद जो है वो लाल कलर के या काले कलर के दिखाई देते हैं, और अंदर उनके रेडनेस रहती है, तो वो पंचर मार्क्स दिखते हैं। ज्यादातर स्नैक पैर पे क्यों काटते हैं? क्योंकि पैर अपने जो है वो खुले हुए रहते हैं, और अपन कहीं उसमें दंगस में जंगल में जाते हैं, किसी झाड़ी में घुस जाते हैं, तो पैर की सहायता से घुसते हैं और वो नीचे रहते हैं, इसी कारण जो है वो पैर पे काटते हैं। हाथ में तब काटते हैं जब अपन हाथ की सहायता से कोई क्रॉप का वर्क कर रहे हैं, किसानी का वर्क कर रहे हैं, कोई पेड़ उखाड़ रहे हैं या खेती में कुछ काम कर रहे हैं, और वहां पर छोटी सी जो है वो सुरंग है उसकी, और उसने काट दिया, तो वो हाथ में उस टाइप से काटते हैं, तो वैसे ही दान के निशान आ जाते हैं। एक पेशेंट हमारे पास आया था, उसको जो है वो स्नेक ने छाती में काटा था, थोरैक्स। तो उसने बताया कि मेरे को यहाँ थोरैक्स में काटा है। तो हम बहुत आश्चर्यचकित रह गए कि यहाँ कितनी ऊपर कैसे उछल के काट दिया। तो हमने बोले कि आमतौर पे हाथ और पैर का हमने सुने हैं, ये आपको छाती में कैसे काट दिया? तब उसने बताया कि एक्चुअली मैं फैक्ट्री के काम से थक के जो है वो किसी गार्डन में सो गया था, सोया, और वो कहीं से आके और छाती में ही काट के चला गया। तो फिर वो बात जो है वो क्लियर हुई कि इस तरह से काटा। गुड मॉर्निंग अनु कुमारी जी, आप जल्दी ज्वाइन हुआ करें। तो इस तरह से स्नैक कहीं भी काटे, परंतु उसमें दो छेद के निशान दिख जाते हैं, 2 या 3। ऐसे स्थान पे रेडनेस, स्वेलिंग, ब्रशिंग, ब्लीडिंग और ब्लस्टरिंग अराउंड द बाइट। काटने के आसपास रेडनेस यानी लालिमा, स्वेलिंग यानी सूजन, ब्रशिंग यानी चोट लगना, ब्लीडिंग खून बहना या छाले पड़ना, ब्लस्टरिंग यानी छाले पड़ना। इस तरह की कंप्लेंट हो सकती है यदि आपके पास वो विद इन 2 to 3 आवर्स पेशेंट को ले आए हैं, और अगर वो पॉइजनस है स्नेक, तो इस तरह के सिम्टम्स उसमें दिखाई देते हैं। तीसरा रहेगा सीवियर पेन एंड टेंडरनेस एट द साइट ऑफ द बाइट। काटने के स्थान पर तेज दर्द होता है उसको, और जलन भी होती, बर्निंग भी होती, और नंबनेस की फीलिंग होती, ऐसा पिलपिला जैसा फील होने लगता है, क्योंकि वहां के सेल अपना टाइटनेस जो खिंचाव है वो खो देते हैं, जिसके कारण उसमें नरम या कोमलता आ जाती है। चौथा, नोशिया, वोमिटिंग और डायरिया। किसने माइक ऑन कर दिया? गुप्ता जी। रंगलाल बेगा आप माइक म्यूट करें। ये हाँ क्या गाड़ी पे चलाते हुए चाह रहे हैं कि क्लास जो है, हाँ गाड़ी पे चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो क्लास अटेंड करने की आवश्यकता ही नहीं, तो आराम से बैठ के उसको सुने, कुछ करें। बेशर्मी की भी हद होती है सर। हाँ नहीं, ना समझ, हमारे ख्याल से इसको बेशर्मी ना कह के अज्ञानता बोल सकते हैं अपन, कि भाई जिस चीज को वो समझे, सीरियसली ले कि कहाँ क्लास अटेंड करना है कहाँ नहीं, तो थोड़ा सा ज्ञान का अभाव हो जाता है, तो वो अटेंड नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, उनको समझा दिया जाएगा। और इसके बाद देखते हैं नोशिया, वोमिटिंग और डायरिया इसलिए हो जाता है उसको क्योंकि इंटेस्टाइन का मूवमेंट आरबीसी के कमी के कारण, जो अपन ने इंटेस्टाइन का मूवमेंट बताए थे अपवर्ड टू डाउनवर्ड, यानी उसको कहते हैं अपन पैरास्टिलिटिक, तो वो खो देता है, जिससे एंटी पैरास्टिलिटिक हो जाता है, यानी वोमिटिंग हो जाता है, और पेशेंट को घबराहट के कारण डायरिया या दस्त हो जाते हैं। और
घबराहट के कारण इसलिए क्योंकि अपन जानते हैं कि कभी कोई इनाम मिलना है या स्टेज पे जाके बोलना है। अपन किसी को कहते हैं कि इस बार तुम्हारा नंबर है कि तुम स्टेज पे जाके 100 लोगों को संबोधित करोगे, तो उसको वैसी दस्त छूट जाती है। तो ऐसी घबराहट के कारण जो है वो पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसको स्नेक बाइट किया है तो क्या मालूम बचेगा कि नहीं। उस घबराहट में उसके दस्त शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है श्रम साध्य श्वास या लेवर्ड ब्रीदिंग। ऐसा लगता है जैसे बहुत काम करके आया है और वो हाँफने लगता है, सांस लेने लगता है, हिलने लगता है। इस तरह की कंप्लेंट। रैपिड हार्ट रेट, वीक पल्स, लो ब्लड प्रेशर। ऐसे पेशेंट को जब अपन मशीनों के द्वारा नापते हैं तो उसका हार्ट रेट बहुत ज्यादा आता है। नॉर्मल हार्ट रेट 72 से 80 के बीच में रहता है, मगर इस पेशेंट का 110 तक भी हार्ट रेट बढ़ सकता है। पल्स उसकी बहुत लो है, 30-40 तक पल्स ज्ञात की जा सकती है। और ब्लड प्रेशर भी बहुत तेजी से लो होता है क्योंकि आरबीसी की कमी होती है, तो जिसके कारण ब्लड जो है वो प्रेशर नहीं बना पाता, तो ब्लड प्रेशर भी उसका लो हो सकता है। डिस्टर्ब विजन, देखने में परेशानी, उसको धुंधला दिखाई देने लग जाता है क्योंकि आरबीसी की जो मैक्सिमम मात्रा ब्रेन में पहुंचना चाहिए तो वो ब्रेन में नहीं पहुंच पाती, आंखों में नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण या तो उसको बिलरिंग या धुंधला सा हिलता हुआ सा दिखाई देता है अथवा विजन लॉस हो जाता है। प्रमोद कुमार गुप्ता जी माइक म्यूट करें। नेक्स्ट है मेटालिक मिंट और रबर टेस्ट इन द माउथ। मुंह में ऐसा स्वाद आता है जैसे रबर खा लिया हो या पुदीना चबा लिया हो या कोई धातु उसको चबा लिया हो, इस टाइप का स्वाद आता है। अंशुमान जी आपने कुछ पूछे, हम पढ़ नहीं पाए, आप चाहें तो दोबारा उसको लिख सकते हैं। और नेक्स्ट अपन देखते हैं इंक्रीज सलाइवेशन एंड स्वेटिंग, बढ़ी हुई लार और पसीना। सलाइवेशन बहुत तेजी से होता है और पसीना भी उसको बहुत तेजी से आता है क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। नंबनेस और टिंगलिंग अराउंड फेस एंड लिम्स, चेहरे और अंगों के आसपास सुन्नपन या झुनझुनी आने लग जाता है और मांसपेशियों में स्पाज्म हो जाता है। ट्विचिंग का मतलब होता है खिंचना और स्पाज्म का मतलब होता है मरोड़ आना। तो उसकी जो मांसपेशियां या मसल्स हैं उसमें बहुत ऐंठन होने लगती है क्योंकि आरबीसी की कमी के कारण वो जो एक टोन बना के रखती है जिसको अपन मस्कुलर टोन कहते हैं, तो वो एटोनिक हो जाती है, टोन उनमें खत्म हो जाती है और वो स्पाज्म होने लगती है। अब इसमें देखते हैं अपन कि किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है, प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है और ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, वो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डू नॉट डू, कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे कि केस बिगड़ जाए। हाँ, अंशुमान ने फिर से पूछा है कि स्नेक बाइट, फिर पढ़ नहीं पाए। चलो नेक्स्ट टाइम आपने बता दिया है इसका आंसर, जैसे कि स्टोरेज एसिड बहुत खतरनाक होता है, आरबीसी को खत्म कर देता है और आरबीसी खत्म होने के कारण बॉडी का रंग नीला पड़ जाता है, वो ये पूछ रहे हैं। अच्छा, ठीक है शैल मंसूरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम पढ़ नहीं पाए थे, एक्चुअली पढ़ाने में क्या है तो मगन हो जाते हैं तो कई बार पढ़ नहीं पाते, कई बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमने उसका बता चुके थे कि ब्लू कलर इसीलिए हो जाता है क्योंकि आरबीसी खत्म होने लग जाता है। ठीक है, आप बहुत ध्यान देते हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। डू नॉट ट्राई टू कैच स्नेक, हाँ, सांप को ना उठाए ना ही उसे फंसाने की कोशिश करें। कुछ लोग जो है वो सांप के पीछे डंडा लेके पड़ जाते हैं कि उसको मार के रहेंगे इस तरह से, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर स्नेक बाइट कर दिया है तो उसको कहीं दूर फेंक दें या बोरी में बंद करके जंगल में छोड़ आए, और अपन उसको कुछ नहीं कर सकते। वैसे स्नेक की जो मानसिकता है हम उसके बारे में बताएं कि जितना ह्यूमन उससे डरता है उससे 100 गुना वो ह्यूमन से डरते हैं। इसी कारण जो है वो कभी भी शहरों में या भीड़ वाले इलाकों में उनकी जावक नहीं होती। वो अपना फॉरेस्ट में या खेतों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि खेतों में चूहे जो रहते हैं उनका मुख्य भोजन रहता है और वो चूहों को खाते हैं या कीट पतंगों को खाते हैं।
कभी भी ह्यूमन दिखता है तो वो स्वयं भाग जाते हैं, तो ह्यूमन से ज्यादा वो ह्यूमन से डरते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो उसको पकड़ने की कोशिश ना करें। काटे जाने पर लक्षणों के प्रकट होने की प्रतीक्षा ना करें, तुरंत चिकित्सा सहायता उसको दी जाती है। कैसे कैसे करना वो अपन आगे बताएंगे। डोंट यूज टर्निकेटर। टर्निकेटर जो है वो वैसे इसमें लगाया जाता है टर्निकेटर, पर अपन इसके विषय में आगे बताएंगे। डू नॉट शक, जहर चूसने का प्रयास ना करें। ये फिल्मों में देख के क्या होता है कि किसी को स्नैक बाइट किया है तो सामने वाला अपना हीरो बनने की कोशिश में जो है वो उसको जहाँ घाव है वहां से चूसने लग जाता है। वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो जहर है वो जिसको काटा है उसकी बॉडी में तो बाद में पहुंचेगा, परंतु जो चूस रहा है उसकी बॉडी में जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि वो सलाइवेशन के थ्रू जा रहा है। तो वहां पर रोकने का कोई प्रबंध भी नहीं है। पैर में काटा है तो वहां पर अपन टर्निकेटर, चुन्नी, टाबिल, लुंगी या कोई कपड़ा, रस्सी बांध सकते हैं। पर यदि जिसने चूसा है उसके मुंह में या गले में अगर आपने बांध दिए तो वो तो मर ही जाएगा। इसलिए चूसने का प्रयास ना करें। वो एक फिल्मी ड्रामा है, उसको कभी भी इस तरह से ना करें कि उसको चूसे जहर। उसके लिए तरीका रहता है, एक सक्शन मशीन आती है या जो आपके पास सिरिंज है, वो सिरिंज जो है वो उससे कर सकते हैं। फिल्म स्टार जितेन यही करता था। अरे पिक्चर वाले तो कुछ भी करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी बिगाड़ के रख देते हैं। तो उसके लिए जो आपके पास सिरिंज रहती, सिरिंज जो रहती है उसकी निडल निकाल दे और जो अपने पास पिचकारी रहती है उसको डाल के और डायरेक्ट अपन खींच सकते हैं। ये करा जा सकता है और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, गोपाल सिंह जी बता रहे हैं कि वो केवल एंटरटेनमेंट के लिए है, आपके मनोरंजन के लिए। उसका कोई ऐसा प्रयास ना किया जाए। डोंट मेजर वाटर। घाव को पानी में ना डुबा के ना रखें, बल्कि उसको धो दें। बर्फ की सिकाई ना करें, नहीं तो वो वहीं जम जाता है। बर्फ ना लगाएं उसको। और डू नॉट टेक एनाल्जेसिक। दर्द शराब का सेवन ना करें, दर्द निवारक। हाँ, हम उसका बता देते हैं कि जो कुछ लोग जो करते हैं वो ये है ठीक कि जो अपना ये सैनिटाइजर रहता है, जैसे अभी अपन ने कोरोना के समय सैनिटाइजर, आपके पास स्पिरिट है और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहता है, उस घाव के ऊपर डाल देते हैं या सिंपल साबुन के पानी से धो देते हैं। कास्टिक सोडा जो रहता है। कमलेश प्रसाद मिश्रा जी, आपका माइक म्यूट करें। जो घाव रहता है उस पे साबुन से लगा के धो सकते हैं, स्प्रिट डाल सकते हैं, सेवलॉन डाल सकते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो भी है वो डाल सकते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो वो उस पे शराब डालता है, तो शराब डालने का तात्पर्य उसका ये रहता है कि उसमें स्पिरिट रहती है, अल्कोहल रहता है, तो वो ठीक है, कभी इमरजेंसी में डाल सकते हैं, पर वो आइडियल ट्रीटमेंट के अंतर्गत नहीं आता। और वो पेशेंट को तो शराब बिल्कुल ना पिलाएं, उससे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और जहर वो है तेजी से फैलेगा। ऐसे गलती ना करें। फिर प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत देखते हैं अपन कि रोगी को आश्वस्त करें, उसको काउंसलिंग करें कि चिंता मत करो, अभी गाड़ी आ रही है 5 मिनट के अंदर जो तुमको ले जाएगी और वहां पर डॉक्टर ठीक कर देंगे। काटे हुए स्थान पर मजबूती से दबाव डालें। अब जैसे मान लो पैर में अगर काटा है तो उसको 2 जगह बांधें। एक तो जहां काटा, जैसे एंकल ज्वाइंट के पास काटा सबसे नीचे, तो एक उसको काफ मसल्स के पास कोई लुंगी, रस्सी, सुतली या टर्निकेटर भी बांध सकते हैं। टर्निकेटर बांध सकते हैं, इसमें जरूर नहीं लिखा मगर बांध सकते हैं ताकि उसका ब्लड रुक जाए। टर्निकेटर जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि जब सैंपल अपन कभी लैब में जाके ब्लड सैंपल लेते हैं तो एक काले कलर का यहाँ पट्टी बांधी जाती है, वो कहलाती है टर्निकेटर। उस पे जो है वो चर करके जो निकलता है उसको निकालने के लिए वो उस तरह से उसको बांध के रोका जा सकता है, एक। और दूसरा, और ऊपर थाई के पास भी किसी रस्सी या प्लास्टिक की जो रस्सियां आती हैं, आजकल सुतली मिलती नहीं, सन की रस्सी या प्लास्टिक की रस्सी से एक ऊपर बांधा जाता है। पेशेंट को लुंगी, टावेल अथवा हाफ पैंट पहना दिया जाता है ताकि ये सब प्रोसेस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। कई बार अगर कोई टाइट पैंट, जीन्स वगैरह पहना है
तो उसको उतारने में बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए क्या करें कि कैंची से डायरेक्ट उस पैंट को, उस हिस्से को काट दें जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये जितने भी केस हैं इसमें समय का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। अगर कम समय में काम कर लें तो जल्दी रिलीफ मिल जाता है। तो एक व्यक्ति तुरंत 108 को फोन करे, कोई गाड़ी है तो उसको लाए, दूसरा व्यक्ति जो है डॉक्टर जो है वो उसको मैनेज करे, और तीसरा व्यक्ति उसको आश्वस्त करे। खाने पीने के लिए उसके मुंह से बिल्कुल कुछ ना दे, वो मांगेगा, क्योंकि आरबीसी टूटती है तो प्यास बहुत लगती है, तो वो मांगता है कि भाई मुझे प्यास पानी दीजिए। मगर पानी देंगे या कोई वो देंगे, दवाई देंगे, तो उसके कारण क्या होगा, उसका बीपी बढ़ेगा और आरबीसी बहुत तेजी से टूटने लगेगी। इसलिए मुंह से बिल्कुल कुछ भी नहीं देते उसको। हॉस्पिटल जब जाता है तो ग्लूकोज की बोतल लगा दी जाती है, उसकी चिंता ना करें। तीसरा, अंग पर घाव के चारों ओर एक चौड़ी पट्टी फर्म जो है वो लगा दी जाती है, जिसको अपन माइक्रोपोर कहते हैं। तो माइक्रोपोर से उसको बिल्कुल टाइटली कवर कर दिया जाता है। अंग को स्थिर रखें, पैर पटकना, चलना फिरना ये ना करें, बस वहां उसको बिठाल दें, लिटाए ना, उसको नींद ना आए, ये बात ध्यान रखें। लगभग 1 सेंटीमीटर लंबे और 3 मिलीमीटर गहरे नुकीले निशान के माध्यम से समानांतर चीरा लगाएं। ये क्लिनिक पे ना करें आप तो ज्यादा अच्छा है। बाकी हॉस्पिटल में जो लोग काम करते हैं या जिनके पास सुसज्जित ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है, या माइनर ओटी भी अगर है, तो वहां पर फिर चीरा जो है वो लगा के और पॉइजन को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। घाव को खारे पानी से साफ करें। जो ग्लूकोज की बोतल रहती, खारा पानी अलग से बनाने की आपको आवश्यकता नहीं रहती। जो ग्लूकोज की प्लास्टिक की बोतल रहती है उस पर छेद करके और उसी पानी से उसको धोएं, वो खारा ही रहता है वो पानी। अलग से नमक का पानी बनाएंगे आप सोडियम क्लोराइड का, तो वो उसको जलन पैदा कर सकते हैं। यहाँ ये बता दें कि जो आप चीरा दे रहे हैं उसको, उसकी जो लंबाई है वो केवल 1 से 1.5 इंच रखें, क्योंकि उसके बाद उसमें टाँके नहीं लगाते, उस घाव को खुला ही रहने देते हैं। टाँके इसलिए नहीं लगाते कि वो घाव बाद में जो है वो अपन को देखना पड़ता है कि वो पका तो नहीं है, ये तो नहीं पका, इसी कारण पेशेंट को घाव को छोड़ देते हैं वैसी। इसलिए चीरा छोटा सा लगा के उसको दबाते हैं बहुत तेजी से और कॉटन से साफ करते जाते हैं, फिर दबाते हैं कॉटन से। तब तक साफ करना जब तक कि ब्लीडिंग ना होने लगे, और ब्लीडिंग जो है वो हो जाती है तो उसके साथ निकल जाता है। पानी नहीं पिलाना है। इसमें मोहित जी पूछ रहे हैं कि पानी से क्लीन कर सकते हैं क्या? तो पानी से क्लीन कर दें। अपने पास अगर बहुत सारी चीजें हैं, सेवलॉन है, नमक का ये है, तो पानी से क्लीन इसलिए नहीं करते क्योंकि प्लेन वाटर में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके घाव में जा सकते हैं, इसलिए उसका उपयोग नहीं किया जाता। जबकि स्पिरिट है, सेवलॉन है और ये ग्लूकोज का पानी है, ये इनमें किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहते, इसी कारण उसी से साफ किया जाता है। इसके बाद जैसा अपन ने बताया कि घाव में टाँके नहीं लगाते, चीरा देने के बाद उसको वैसे ही पट्टी लगा के और कवर कर दिया जाता है। इसके बाद उसको पेशेंट को सोने नहीं देते, तो सोने नहीं देते तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कॉफी, चाय ये सब कंटिन्यू पिलाते रहते हैं और उससे बात करते जाते हैं। जो उसके विशिष्ट मित्र वगैरह हैं वो उनको बुला लिया जाता है और वो उससे पूछते हैं कहाँ गया था, क्या गया था, कैसा हुआ, स्नेक के ऊपर पैर पड़ा, कि उससे इस तरह के प्रश्न करते जाते हैं ताकि वो सोए ना। क्योंकि अगर वो सोता है तो ऐसी स्थिति में आरबीसी जो है वो लेट जाएगा और बैठे ही रहने दिया जाता है। उसको लेट जाएगा तो उसका ब्लड जो है वो उसके ब्रेन तक पहुंच जाएगा और ब्रेन तक जहर और ब्लड पहुंचा तो वो फिर उसको प्रॉब्लम आएगी। तो पेशेंट सोने का प्रयास करता है तो उसको कॉफी बना के दें, चाय दे दें, लौंग दे दें, इलायची दे दें, मगर कभी भी शराब ना पिलाएं और कोई पानी या कुछ खाना पीना ना दें। उसको मांगेगा तो भी ना दें क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और दिक्कत आएगी। और कभी भी खाना पीना ना दें। इसके बाद ट्रीटमेंट में देखते हैं अपन पॉलीवायलेंट एंटी जो स्नेक विनोरम एक सांप का वैक्सीन आता है स्नेक विनोरम नाम से, एंटीवेनम जो एक टीका आता है वो उसको फिर लगाया जाता है क्लिनिक पे। अगर आपके पास बॉयल रखी है मल्टीपल डोजेस वाली तो वो वाइल उसको लगा के
दिया जाता है। अभी पिछली क्लास में शुक्रवार के जो दिन थी उसमें किसी ने पूछा था कि बिच्छू का भी बताएं आप करके। बिच्छू को जो है वो अपन स्कॉर्पियन भी कहते हैं, स्पाइडर मकड़ी कहलाती है और स्कॉर्पियन बिच्छू कहलाता है। जो ट्रीटमेंट हम यहाँ स्नेक का बता रहे हैं वही जो है वो बिच्छू का भी रहता है, क्योंकि बिच्छू में भी जहर रहता है, मगर वो जहर जो है वो न्यूरोटॉक्सिन रहता है। जो अपन ने 4 इसकी वैरायटी पढ़े थे, साइटोटॉक्सिन, हीमोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन। तो बिच्छू का जो जहर रहता है जो वो ऐसा, उसके डंक ऊपर से नीचे नहीं रहते, उसके रहते हैं साइड टू साइड। वो साइड टू साइड जो काटता है और वो जहर को जो डालता है, पहली बात तो उसका जो जहर है वो केवल 1 या 2 ड्रॉप ही बनता है, और वो अगर मान लो आधा ड्रॉप भी अपनी बॉडी में जाता है तो बहुत तेजी से झुनझुनी आती है। झुनझुनी का मतलब होता है नंबनेस, और नंबनेस बहुत तेजी से आती है, इसका मतलब वो न्यूरोटॉक्सिन है। ये भी अपन पहचान सकते हैं कि अगर न्यूरोटॉक्सिन हुआ तो पैरालिसिस होता है, झुनझुनी आती है, नंबनेस जिसको अपन कहते हैं, और इसमें ब्लड प्रेशर लो होता है यार हाई। मोहित जी पूछते हैं कि इसमें स्नैक काटने में या बिच्छू काटने में ब्लड प्रेशर लो होता है कि हाई। अभी अपन ने सिम्टम में बताया तो कि ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर लो है और उसको अपन हाई करेंगे तो उतना ही करना है कि जितना नॉर्मल रहे। उसको अगर हाई ज्यादा कर देते हैं तो वो फिर बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लो होता है या हाई। हाँ, तो बताया ना अपन ने कि इसमें काटने के बाद ब्लड प्रेशर लो रहता है, परंतु उसको नॉर्मल तक लाने के लिए ही अपन कॉफी और चाय दे रहे हैं और बॉटल लगा देते हैं, बाकी मुंह से कुछ भी नहीं देते, ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल आए और उसका ब्लड प्रेशर चेक करते रहते हैं। पॉइजन के कोई भी केस में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस रहती है वो रहती है ब्लड प्रेशर की। चाहे वो मुंह से लिया गया पॉइजन जिसको अपन सल्फास पॉइजन कहते हैं, और दूसरे भी पॉइजन आते हैं, टिक 20, मिट्टी का तेल पी लेना, पेट्रोल पी लेना, या चूहा मार दवाई खा लेना। ये जितने भी पॉइजन है उनमें ब्लड प्रेशर का ही इम्पोर्टेंस रहता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो लो नहीं होना चाहिए। इसमें लो हो जाता है ब्लड प्रेशर, ये सिम्टम है। तब उसको नॉर्मल करने के लिए, हाई करने के लिए नहीं, नॉर्मल करने के लिए उसको अपन कॉफी और चाय देते हैं। कॉफी चाय देने से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, नॉर्मल की तरफ बढ़ेगा। बॉटल लगाते हैं तो नॉर्मल की तरफ बढ़ेगा, और उसका ब्लड प्रेशर आधा घंटे में चेक करते रहते हैं। यदि उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर ग्लूकोज की बॉटल को स्लो कर देते हैं। ज्यादा जैसे 10 ड्रॉप का एक रेशियो रहता है, 10 ड्रॉप प्रति मिनट, तो उससे अपन उसको स्लो कर देते हैं ताकि वो ज्यादा इफेक्ट ना करे। और चाय कॉफी की जो मात्रा है वो भी कम कर देते हैं। हर आधा घंटे में जो आप चाय दे रहे थे उसको या कॉफी दे रहे थे, वो 1 घंटे 1.5 घंटे के अंतराल में, और उससे बात करते जाते हैं अलग अलग ध्यानों में। कभी कोई पिक्चर लगा देते हैं, मोबाइल पे कुछ बता देते हैं। स्नेक बाइट से एब्डोमेन में भी पेन होता है। स्नेक बाइट से एब्डोमेन में इसलिए दर्द होता है क्योंकि वहां भी आरबीसी करती है। अपन ने जैसा भी बताया कि वोमिटिंग और नोशिया टाइप का, उल्टी टाइप की होती है, तो उसको पेट भी दर्द होगा क्योंकि आरबीसी टूटती है, तो ये सभी जगह दिक्कत आती है। इसके बाद एक इंजेक्शन टिटनेस टॉक्साइड का इंट्रामस्कुलर स्टेट लगाते हैं। तुरंत उसको टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगा देते हैं, क्योंकि ताकि अगर मान लो वो जहरीला सांप नहीं था तो कम से कम टिटनेस से तो बचाव हो जाए, क्योंकि टिटनेस से जो है वो एंटी टिटेनिक रहता है। और स्नेक बाइट के हर केस में बाइट, और ये बिच्छू वाला जो स्कॉर्पियन बताया अपन ने, बिच्छू में भी टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन दिया जाता है। एनाल्जेसिक फॉर पेन, पेन के लिए जो वोविरान रहता है वो 2 ml या 3 ml का आता है एक एम्पुल, वो इंट्रामस्कुलर स्टेट दे सकते हैं क्योंकि उसको दर्द हो रहा है, तो ओरल कुछ भी ना देके उसको इंट्रामस्कुलर हिप में लगाते हैं। सर कॉफी ब्लड प्रेशर भी, ब्लड प्रेशर कॉफी से आता है ना, बढ़ जाता है, ताकि नॉर्मल होने के लिए रखते हैं। इसके बाद एंटी हिस्टामिनिक या एलर्जी के लिए इंजेक्शन एविल या सिडजिड नाम की जो टैबलेट रहती है, पाउडर रहते हैं, वो अगर खा सकता है बिल्कुल 1 चम्मच पानी के साथ, तो टैबलेट उसको दे दी जा सकती है। और नहीं तो इंजेक्शन एविल जो है वो उसको 1 ml 2 ml लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वेट एंड एज ऑफ द पर्सन।
एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन से तो नींद आएगी सर? हाँ, एंटी हिस्टामिन तो उसको सोने नहीं देना ना। अगर वो तो अपन ट्रीटमेंट बता रहे हैं कि यदि मान लो उसको खुजली जलन भी हो तो ही उसको सिट्रजिट या ये दवाई देंगे। अगर जलन नहीं है, मान लो उसने बोला मेरे को दर्द नहीं हो रहा है, तो फिर बोवेरान क्यों लगाएंगे? अगर जलन की कंप्लेंट कर रहा है, खुजली की कंप्लेंट कर रहा है, तो ही उसको सिट्रजिन देंगे और नहीं तो नहीं देंगे। सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि सीपीएम से उसको नींद आ सकती है। स्नेक में पॉइजन, हाँ, अगर कोई रेनू पूछ रहे हैं कि कोई पॉइजन वाला नहीं है तो उसको ट्रीटमेंट तो यही देंगे पूरा की पूरा, और उसके सिम्टम के हिसाब से देंगे। पॉइजन नहीं है तो वो नॉर्मल रहेगा, तो केवल उसको जो है वो बातचीत करते जाएंगे दिन भर। अपन ने देखे कोई सिम्टम अपीयर नहीं हो रहा है तो वो बैठा रहेगा, ऑब्जर्वेशन जिसको कहते हैं। फिर 1-2 घंटे बाद अगर उसको कुछ नहीं हो रहा है, वो अपना मोबाइल खेलने में लगा है और कुछ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको ठीक ठाक ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ही दिए जाते हैं। सुहानी लोधी कुछ पूछ रही हैं आप? सर इंजेक्शन कौन से लगाने ये पूछ रहे हैं? हाँ, इंजेक्शन जो रहता है वो रहता है एंटीवेनम। स्नेक एंटीवेनम नाम का इंजेक्शन मेडिकल स्टोर पे मिलता है, तो वो एंटीवेनम इंजेक्शन लगाते हैं यदि ये कंफर्म हो जाए कि ये जहरीला है तो। सर कितने ml लगाते हैं इसको? वो डिपेंड करता है बच्चे की, पेशेंट की उम्र और उसके वजन के ऊपर। वैसे नॉर्मल अगर कोई व्यक्ति 30 साल से ऊपर, एक एडल्ट और 50 किलो वजन है तो 2 ml लगाते हैं। सेडेटिव टैबलेट जो है वो नहीं देते हैं। एक इंजेक्शन काफी है सर? बीटीसीटी, हाँ, तुरंत तो एक इंजेक्शन दे ही देते हैं उसको। बस फिर दोबारा लगाने के बाद जो है वो ऑब्जर्वेशन में रखेंगे ना। ठीक है सर। ऑब्जर्वेशन लगाएंगे ना अपन, उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे। हाँ ठीक है सर। और हॉस्पिटल ले जाके उसको एडमिट करेंगे अपन। तो एक क्लिनिकल ट्रीटमेंट अपन दे देते हैं ये। सर 80% स्नेक्स जहरीले नहीं होते, 20% स्नेक्स जहरीले होते बोल के सुनने में आता सर। तो इसमें हमको जहरीला सांप काटा या जो है ना बिना जहरीला सांप का, वो सिम्टम्स कुछ अलग रहते हैं या सेम रहते हैं दोनों में? नहीं, सिम्टम बहुत अलग रहते हैं। अगर जहरीला होगा तो अंग जो है वो नीला पड़ते जाएगा, और अगर जहरीला नहीं होगा तो वो उसमें वहां कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां काटा है वहां लाल नीला, लाल की जगह नीला हरा पड़ने लग जाए तो जहरीला है, और अगर नहीं पड़ा तो फिर जो है वो जहरीला नहीं है। तो और फिर पेशेंट सिम्टम भी तो देगा कि उसको क्या हो रहा है क्या नहीं। मगर कोशिश करते हैं अपन के क्लिनिकल ना करके थोड़ा बहुत प्राइमरी ट्रीटमेंट देके और उसको हॉस्पिटल भी पहुंचा देते हैं। हॉस्पिटल इसलिए पहुंचाते हैं क्योंकि कई ऐसे पॉइजन रहते हैं जो लेट सिम्टम देते हैं। उस टाइम जब काटा जब कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, और उसके बाद लेट सिम्टम, क्योंकि उसमें जैसे कि अपन ने बताया कि एमएलसी का इंपॉर्टेंस बताए थे अपन ने, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। तो ये एक प्रकार का अपराध नहीं है, परंतु इसकी जो हॉस्पिटल ले जाने का प्रोसेस है वो इसलिए क्योंकि अगर पेशेंट एक्सपायर हो जाता है तो फिर वो अपराधी आप हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो है वो उसको समय पे वहां पर रेफर नहीं किया। इसलिए डॉग बाइट के केस में, स्नैक बाइट के केस में, जितने भी और भी जो जानवर काट देते हैं उसमें आपको पीएचसी, सीएचसी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या क्लिनिक सेंटर रहते हैं, हॉस्पिटल रहते हैं प्राइवेट या सरकारी, उनमें ले जाना जरूरी रहता है। एंटीवेनम इंजेक्शन को डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट, अगर पाउडर फॉर्म में है तो डिस्टिल वाटर में करेंगे, पाउडर फॉर्म में नहीं है तो फिर उसको डायरेक्ट लगा सकते हैं 2 ml। डिस्टिल वाटर की जरूरत नहीं रहती। सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एंटीवेनम मिलता है। प्राइवेट में लगाना इसलिए अपन पसंद नहीं करते क्लिनिक में। इसमें सभी डॉक्टर्स को हम बता दें कि जो इंजेक्शन रहता है वो भी अपने आप में एक जहर है। ऐसा ना हो कि अपन को पता चला कि वो जो सांप ने काटा था वो तो जहरीला नहीं था, मगर अपन ने इंजेक्शन उसको दे दी और जहर वाला, तो वो उसके प्रभाव से प्रॉब्लम आने लगी उसको। तो इसलिए अपन रेफर करते हैं ये प्रेफर करते हैं कि पेशेंट को हॉस्पिटल ही रेफर करें। घाव वगैरह को धो के
साफ करके पट्टी जो अपन ने बताया वो करके और उसके ट्यूनिकेटर लगा दिए। ब्लड प्रेशर नापने का जो पफ रहता है, अगर हाथ में काटा है तो वो उसको भी बांध के और रोका जा सकता है जहर। उसको ये प्राइमरी ट्रीटमेंट देके और हॉस्पिटल रेफर करने में ही भलाई रहती, क्योंकि लेट पॉइजन सिम्टम की स्थिति में फिर अपने लिए प्रॉब्लम हो जाती। इसके बाद सेडेटिव टैबलेट दी जरूर है, मगर इसको नहीं देते, पेशेंट को बिल्कुल नहीं सुलाते। इसमें दिया है पॉलीवायोलेंट एंटी स्नैक विनिरम एंटीडोज, इसका रहता है पॉलीवायोलेंट। इसमें ये भी अपन पूछ सकता है कोई पेशेंट को, उसको कितनी देर नहीं सोने देते, तो उसको काटने के कम से कम 8 घंटे तक नहीं सोने देते। अब वो उसके सिम्टम अगर अपीयर हो रहे हैं तो उसको हॉस्पिटल रेफर किए। इसके बाद हम हॉस्पिटल वाले जानते हैं कि उसको कैसे जगा के रखना है, तो वो वहां पर जगा के रखते हैं, है ना। बाकी ऐसा नहीं कि उसको 24 घंटे नहीं सोने दी, 7-8 घंटे के अंदर ही पता लग जाता है कि उसको पॉइजन वाला स्नैक था या नहीं था, तभी अपन उसको वो करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। और बाकी जो है वो घरेलू उपचार और जो करते हैं वो देते हैं। जैसे कि आपने बताया कि उसने दूध नहीं पीता, हालांकि हमने अभी तक तो सुना है कि दूध पीता है, बट आपने बताया उसका क्या रीजन है? हाँ, वो दूध इसलिए नहीं पीता क्योंकि वो मांसाहारी रहता है, और मांसाहारी रहने के कारण जो है वो मिल्क क्यों पिएगा, उसका मुंह जरूर डुबा देते हैं लोग, और वो पीता अगर 1-2 ड्रॉप पिया उसने तो वो पानी समझ के पीता है, उसको जो है वो दूध से मिल्क से लेना देना नहीं रहता, वो तो एक आस्था है। इसी कारण जो है वो मिल्क चढ़ाया जाता है, धरती पे चढ़ाया जाता है, जमीन पे या जहां पर उसकी बामी रहती वहां चढ़ाया जाता है आस्था के तहत। बाकी मिल्क वो नहीं पीते, मिल्क जब भी वो पीते हैं तो वो पानी समझ के पीते हैं, भाई हम पानी पी रहे हैं। बाकी शाकाहारी नहीं रहते, वो मांसाहारी रहते हैं, इसी कारण वो रोटी और सब्जी ये सब नहीं खाते। जो कीट पतंगे चूहों को खाते हैं, आप सब तो सुने होंगे। और जिन लोगों को और कंफ्यूजन है तो वो नेट पे भी देख सकते हैं कि सांप दूध पीता है कि नहीं पीता, है ना। सर, हमारी जो भाई की लड़की थी उन्हें करीबन 3 बजे के समथिंग काटा था, तो उसे एब्डोमेन में ज्यादा पेन होने की वजह से वो डॉक्टर नहीं, रात को नाइट को वो डॉक्टर के पास ले गए। अच्छा। और डॉक्टर ने उसे एब्डोमेन का इंजेक्शन दे दिया, फिर उस कारण उसकी बॉडी में ज्यादा जहर फैल गया और 5 हो गया। तो उसका क्या इंजेक्शन नहीं, उसको जहरीले स्नैक ने ही काटा होगा, और कोशिश करते हैं कि भाई एब्डोमेन में पेन होता है बहुत पेन, क्योंकि वो इंटेस्टाइन का मूवमेंट पूरा की पूरा एंटी पैरास्लेटिक हो जाता है, और वहां की जो सप्लाई रहती है, ब्लड सप्लाई, वो बहुत ज्यादा रहती है। और अगर एब्डोमेन में पहुंचता है, इसी कारण तो हाथ और पैर में बांध के रखते हैं ताकि वो ऊपर तक ना आए, पर फिर भी इंटरनली अंदर ही अंदर वो जो है वो आ जाता है, कई बार टाइटली नहीं बंधा है तो। और एब्डोमेन में जो जितनी भी स्नैक बाइट हुआ। हाँ, तो इसी कारण ये किसी ने बताया नहीं होगा, या बच्ची को भी नहीं मालूम होगा कि स्नैक बाइट कर दिया रात, तो इसी कारण इसमें इसलिए आपको परेशान किया है, बट उन्होंने ध्यान नहीं किया कि इसे सांप ने काटा। हाँ, तो वो लापरवाही हो जाती है ना, चिकित्सक की लापरवाही पेशेंट की जान की आफत हो जाती है। तो इसीलिए कम पेशेंट देखें, मगर जब भी देखें तो पूरे ईमानदारी से और उसको ध्यान से देखें, ताकि कोई भी बीमारी उससे मृत्यु ना हो। ये ध्यान देना पड़ता है, ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट के अंतर्गत आ जाता है। पीएचसी में ही जाएं। राजेश गुर्जर जी कह रहे हैं कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं या बड़े मेन हॉस्पिटल्स हैं, उनमें यूनिट्स रहती है, इमरजेंसी यूनिट, और इमरजेंसी यूनिट में हार्ट अटैक और बर्न, जलन, ये जलने के, काटने के, इसके ट्रीटमेंट के लिए 2-3 डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं हमेशा, और फिर वो वहां पर तुरंत ट्रीटमेंट देते हैं। अब छोटे हॉस्पिटल में उतना हम कह नहीं सकते कि सुविधाएं हो, या प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं तो प्राइवेट वाले फिर जल्दी से देखते हैं, तो ये इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। कोई बात नहीं, मगर देख नहीं पाए होंगे और उसमें इंजेक्शन से ये हो गया होगा। तो ठीक है, कोई प्रश्न अगर आपके मन में हो तो बताएं, नहीं तो फिर अपन कल बर्न शुरू करेंगे।
हेलो सर, इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे? स्नेक काटने की बात, जो गोल्डन आवर्स होता है वो कितना टाइम में होता है सर? कितना टाइम की? 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट पहुंचना चाहिए। जहर के कोई भी केस में, पॉइजन के कोई भी केस में केवल 1 आवर का टाइम रहता है। सर इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करा सकते हैं इसमें? इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पड़ेगी क्या? उतना टाइम रहता है क्या इन्वेस्टिगेशन का? सर बीटी सीटी का जांच कराते हैं ना? वो तब कराते हैं जब पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तो उसको फिर हीमोग्लोबिन, आरबीसी और बीटी सीटी कराते हैं। मगर प्राइमरी ट्रीटमेंट तो यही दे देते हैं ना, खतरनाक चीजों। वो अगर एडमिट हो गया तो फिर एडमिट होने के बाद ये सब। हाँ हेलो सर, अगर फूड पॉइजनिंग करता है तो उसमें नमक का पानी दिया जाता है, तो वही प्राइमरी में देना है अपने को। नमक का पानी इस पॉइजन के केस में तब देते हैं जब कोई ओरल पॉइजन खा रहा है, सल्फास खा लिया या ओरल खा रहा है तो उसको नमक का पानी दिया जाता है। सर जी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या बताएं? हाँ, होम्योपैथी मेडिसिन के अंतर्गत जो स्नेक बाइट के केस में अपन प्राइमरी देते हैं, वो एक तो जो अपन ने कल भी पढ़े थे, इसमें कैंथ्रिस अगर ज्यादा जलन वगैरह हो तो कैंथ्रिस, और एपिसमेल फिका जिससे कि मधुमक्खी के डंक से बनती, तो वो एपिसमेल दे दिया जाता है। और कैंथ्रिस अगर बहुत ज्यादा जलन हो, और आर्निका मोंटेना क्योंकि कट का निशान भी लगता है उसमें, और न्यूरोलॉजिक अगर न्यूरोटॉक्सिन है तो आर्निका मोंटेना ही उसको दी जाती 30 और 200 पोटेंसी में। ये 3 मेडिसिन लिख सकते हैं आप। हाँ सर, अगर स्कॉर्पियन अगर डिवाइड करता है तो कोई डॉक्टर वहाँ पे लिग्नोकेन का इंजेक्शन देते हैं सर, तो क्या? हाँ, वो अलग अलग जगह अलग अलग फार्मूले कई बार विकसित होते हैं कि भाई ये इंजेक्शन से रिलीफ मिलता है, इसमें रिलीफ मिलता है। तो वो डिपेंड करता है कि उस एरिया के कौन से स्नेक में पॉइजन है, कौन सा है। बाकी कॉमन जो रहता है उसमें ये विनीरम ही काम आता है, स्नेक विनीरम। नहीं सर, अगर कोई जो नाजा करके एक मेडिसिन है, नाजा का नागा, तो वे सही में मेडिसिन है क्या सर स्नेक के वाइट में, हेमोपैथी में? हाँ, होम्योपैथी में नाजा और नाजा हन्ना, ये 2 मेडिसिन हैं। अगर ये कंफर्म हो जाए कि स्नेक जहरीला है, तब उसको फिर नाजा और नाजा हन्ना, ये 2 मेडिसिन दी जाती है। 200 और 30। सर जो एंटीवेनम जो मेडिसिन बोले वो आईवी देना या आईएम देना सर? कौन सी वाली? एंटीवेनम मेडिसिन जो स्नेक बाइट की जो है ना, वो आईवी देना है या आईएम देना है? आईएम इंट्रामस्कुलर ही देते हैं। सर स्नेक में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पेरोट ग्रंथि। हाँ, वो ग्लैंड रहती है जो सलाइवेशन ग्लैंड रहती है, उसी में पॉइजन भी रहता है। जैसे ह्यूमन की जो सलाइवा है, अगर ह्यूमन किसी को बाइट कर दे तो भी जहर फैल जाता है, क्योंकि उसमें भी पॉइजन बनता है ह्यूमन बाइट के केस में। ठीक है सर, गांव में कल अपन अगर कोई पर्सन जैसे आई दंगे में अगर कोई काट ले तो पर्सन जहर फैलता है। हाँ, जहर फैलता, ह्यूमन टू ह्यूमन भी जहर। सर गांव में झाड़ फूक वगैरह कर देते हैं, उससे उनको आराम मिलता है, वो सही है क्या? झाड़ फूक से आराम मिल सकता है, बशर्ते कि झाड़ने फूकने वाला जो है व्यक्ति नॉलेजेबल हो, उसको ज्ञान हो, कई दिनों से वो इस काम में लिप्त है, तो उससे रिलीफ मिल जाता है। उनकी अलग प्रोसीजर रहती है। पर ज्यादातर स्नेक बाइट के केस में झाड़ फूक पे डिपेंड ना करके और डायरेक्ट जो है वो हॉस्पिटल जाएं तो बेहतर रहता है। सर इसमें कोई पढ़ेंगे और कोई दवाई जितनी भी देंगे सिम्टोमेटिक देंगे।